नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। देखिए, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से और जिस तरह का खान पान हम आजकल खाते हैं उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में हो रहे हैं। इन्हीं बदलावों का नतीजा है कि आजकल हार्ट अटैक की बीमारी जो है वो बहुत आम हो चुकी है। खासतौर से सर्दियों के मौसम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा आम हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कम उम्र के लोग इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हृदय हमारे शरीर को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारी छाती की बाईं तरफ होता है और 24 घंटे में पूरे शरीर में 5000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल की मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन के साथ रक्त की आवश्यकता होती है, जिसे कोरोनरी धमनियां पूरा करती है। ये रक्त आपूर्ति तब अवरुद्ध हो जाती है जब धमनियों में प्लाक जमा होता है और नसें संकीर्ण हो जाती है। ये फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और इन्फ्लेमेशन कोशिकाओं की वजह से होता है। प्लाक जमा होने से बाहरी परत कठोर होती है, जबकि अंदर की परत मुलायम रहती है। प्लाक कठोर होने की स्थिति में बाहरी आवरण टूट जाता है। इसके टूटने में ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नस के चारों तरफ रक्त के थक्के बनने लगते हैं। अगर एक भी रक्त का थक्का आपकी धमनी में आ जाता है तो इससे रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, जिसके कारण आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और स्थिति खराब हो जाती है। इसकी वजह से दिल को नुकसान पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। नुकसान की तीव्रता, उपचार और अटैक के बीच के समय के अंतराल पर निर्भर करती है। दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों में हल्के लक्षण होते हैं, कुछ में गंभीर और कुछ लोगों में कोई लक्षण ही नहीं होते। लेकिन अगर आपके सीने में दर्द, बेचैनी या किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव महसूस हो रहा है, खास तौर से बाएं हाथ में, तो संभावनाएं है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। वहीं अगर आप अचानक ठंडे पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो इसे अनदेखा ना करें, खासकर जब आप दिल के दौरे के अन्य लक्षणों से गुजर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको छाती में किसी प्रकार की असहजता के साथ सीने में बेचैनी हो रही है तो ये दिल के दौरे के ही संकेत हो सकते हैं। साक्ष्य बताते हैं दिल के दौरे के दौरान महिलाओं को इस तरह से महसूस होने की अधिक संभावनाएं होती है। सीने में दर्द जो दबाव या जकड़न जैसा लगे, बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आना, चक्कर आने के साथ सीने में बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत होना। कुछ दिल के दौरे अचानक आते हैं, लेकिन कई लोगों को चेतावनी दे देते हैं और लक्षण घंटों, दिनों या हफ्तों पहले ही दिखने लगते हैं, जैसे सीने में दर्द या दबाव जैसा हो रहा हो और आराम करने पर भी दूर नहीं। एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत होता है। एंजाइना हृदय में रक्त के प्रवाह में अस्थायी कमी के कारण होता है। दिल का दौरा पड़ने के पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके जोखिम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साक्ष्य ये बताते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये संभावनाएं ज्यादा रहती है। महिला हार्मोन एस्ट्रोजन महिलाओं के मामले में ढाल का काम करता है। 45 साल की उम्र से अधिक पुरुषों और 55 साल की उम्र के ऊपर की महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। हालांकि आजकल कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई रहता, साथ ही आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन, तो सब आपके लिए रिस्क फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान करना भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि स्मोक आपकी धमनियों को कठोर बनाता है और
आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाता है। ऐसे में ये आपके दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को रिस्क चाहिए। 40 साल के पुरुष और 55 से ज्यादा महिलाओं को रिस्क। अनुवांशिक, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ वजन, धूम्रपान। सही जानकारी और अच्छे लाइफस्टाइल से आप अपनी और अपनों की जिंदगी बचा सकते हैं। इसीलिए अपने भोजन में हरी सब्जी, फल शामिल करें, एक्सरसाइज भी करें और योग भी करें। सुबह शाम वॉक जरूर करें। खुद को तनाव से दूर रखने की कोशिश करें। अच्छी नींद लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और साथ ही साथ उपचार कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, इस पर हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सम्राट है जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं फिलिक्स हॉस्पिटल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी फोन के जरिए अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं और फिलहाल हम जानकारी यहाँ पर दे ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये कि आखिर विंटर्स में इतना कॉमन क्यों हो जाता है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम? मैं आपको बताना चाहूँगा, विंटर्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो एक इसका इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि जैसे ही विंटर आती है हमारी खून की जो नसें होती है उसकी डायमीटर कम हो जाती है। सपोज डैट आपकी एक आर्टरी में ब्लॉकेज थी, वो 50% थी और विंटर आने के बाद वो ब्लॉकेज जो है 50% ही है, बट आपकी जो खून की नसें है विंटर के कारण, ठंड के कारण वो डायमीटर कम हो गई है। तो जैसे ही आप एग्जर्सन करेंगे, एग्जर्सन के बाद वो डायमीटर 50% ब्लॉकेज है स्टिल, वो आपको ब्लड सप्लाई हार्ट में कम हो जाएगी। तो वैसे पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब विंटर्स आती है तो हमारे वातावरण में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है तो जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। जो प्लाक होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो थोड़ा सा भी उसमें एक रप्चर हो या थोड़ी सी भी उसमें खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही विंटर्स में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है और जो ब्लड वेसल की डायमीटर कम होती है तो जो प्लाक पहले से प्रेजेंट होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वहाँ पे खून के थक्के धीरे धीरे बनने लग जाते हैं और सडनली एक बड़ा सा खून का थक्का जैसे ही बनता है वो पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। और वैसे ही पेशेंट हमारे पास तुरंत चेस्ट पेन के साथ आता है और उसके बहुत ज़्यादा ही चेस्ट पेन होने लगता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता समर के सीजन में। जी देखिए, आपने विंटर्स का जिक्र किया तो मैं ये जानना चाहूँगी कि विंटर्स में जो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको पहले से ही हाई बीपी की शिकायत है, ये ख़तरा उनके लिए या फिर एकाएक ही बढ़ भी सकता है, किसी को भी हो सकता है? अगर पहले से आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी है, सपोज डेट आपकी ब्लड प्रेशर समर के सीजन में 140/90 रहती थी, 130/80 रहती थी और आप मेडिसिन पे थे, तो विंटर में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर 10 से 20 तक बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हमारी है, आर्टरीज है या धमनी हिंदी में जिसे बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती है ठंड के कारण। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट की रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ती है तो हमारे जो ब्लड सप्लाई हार्ट का काम है उसे कंप्रेस करना, तो अगेंस्ट द प्रेशर उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले से है ब्लड प्रेशर या और भी कोई रिस्क फैक्टर है तो वैसे पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू जिसके पास कोई पहले से रिस्क फैक्टर नहीं हो। बिल्कुल, तो रिस्क फैक्टर तो है ही, साथ ही साथ इसके और भी सिम्टम्स क्या हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हम हार्ट अटैक पर करें। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सम्राट तो मौजूद हैं ही और डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मैक्स में है और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। आपका भी स्वागत है हमारे खास शो में। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मनोज जी से तो पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं हार्ट के विषय में भी और पोल्यूशन के विषय में भी। मनोज जी, आज मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो रेट है, पहले कहा जाता था कि 40 से जो ऊपर के पुरुष हैं और जो 55 से ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा रिस्क होता था,
हार्ट अटैक का, लेकिन अब जो है युवाओं में भी ये केस सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज का जो स्वरूप है वो चेंज हो रहा है और हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब ये बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, युवाओं को चपेट में ले रही है। और सबसे ज्यादा जो आजकल एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं हम लोग, वो 25 से 45 साल की उम्र में देख रहे हैं। देखिए एनसीआरबी का एक डेटा है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2022 में करीब 32,457 हार्ट अटैक के केसेज हुए, जो कि पिछले वर्ष से हम तुलना करें तो 12.5% ज्यादा है। इसी तरह से सडन कार्डियक डेथ का भी जो इंसिडेंस है वो 10% बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पे पिछले 3 साल में तो खैर बहुत ही ज्यादा हुआ है, बट ये ट्रेंड आप जो देखेंगे 2000 के बाद ही शुरू हो गया था। जी इसकी जो मुख्य वजह है, एक तो है कि देखिए बिल्कुल, जो वजह के बारे में मनोज जी मैं जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भानु जुड़े हैं हमारे साथ। भानु प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मुझे ये जानना है कि मैं लगभग 10 साल से एम्लोप्रेस बीपी की दवा खाता हूँ 0.5 mg, और सर्दी के दिनों में अभी जैसे ठंड है तो कभी कभी रात में मुझे पसीना होने लगता है 3 बजे के आसपास। ये यूजुअली नहीं होता, कभी कभी हो रहा है। जी डॉक्टर सिद्धार्थ। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये पसीना हो रहा है तो मोस्ट लाइकली एक रीज़न हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल्ड नहीं है। नॉर्मली विंटर्स में हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर 10 से 20 सिस्टोलिक बढ़ जाता है। अगर वो समर में कंट्रोल था 2.5 mg से, तो हो सकता है वो अभी आपको विंटर में कंट्रोल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं आपको मेजरमेंट करना होगा सुबह शाम। सेकेंड थिंग है, आपको अगर पसीना आ रहा है तो एक ECG जरूर कराना होगा कि पसीने क्यों आ रहे हैं। अगर ECG नॉर्मल आती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड है। ECG तो मैंने कराया था डॉक्टर साहब, नॉर्मल ही है। तो अगर पसीने आ रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट देखना होगा कि आपका कंट्रोल्ड है कि नहीं। स्टिल अगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल्ड है तब भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, देन आपको मैं फर्दर सलाह दूंगा कि इको और TMT की ज़रूरत है, जिसमें कि देखा जाए कहीं आपके कोई कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की संभावना तो नहीं है। इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। जी अच्छा, थैंक यू। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर मनोज, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप रीजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आखिर युवाओं में किस तरह से ये बढ़ रहा है और ये प्रॉब्लम अब एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बनकर उभर रही है। चर्चा को जारी रखते हुए ये कहूंगा कि देखिए जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर थे, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग, वो तो हमारे देश में थी ही। कुछ नए रिस्क फैक्टर उभर के आए, जिसमें मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी का स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल या शिथिल जीवन शैली, जिसको आप मान लीजिए कि जिसमें आप बिल्कुल कॉच पोटैटो हो जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, रिमोट से सारे काम होता है, फिजिकल एक्टिविटी नील के बराबर होती है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई बहुत पुख्ता डेटा नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 50 से 60% लोग यहाँ सेडेंट्री हैं, जो फिजिकली पूरी तरह से इनएक्टिव हैं। तो ये हुआ। दूसरा है स्ट्रेस और जंक फूड। ये 3 चीजों का जो एक ट्राइड है, वो हमें लगता है कि युवाओं को ज्यादा कह रहा है कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह की जीवन शैली और इस जीवन शैली में स्ट्रेस में अल्कोहल का कंजम्पशन और स्मोकिंग का कंजम्पशन बढ़ जाना। देखिए अभी हमने विंटर पे चर्चा कर रहे थे, एक विंटर कार्डियोवैस्कुलर फेनोमेनन है। 12 तरह की जो दिल की बीमारियां हैं वो जाड़े में बढ़ जाती है, और जाड़े में बढ़ने का एक कारण ये भी है कि हमारे जो युवा हैं उनका अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग का जो हैबिट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है विंटर सीजन में। और तमाम जैसे हार्ट अटैक है, एंजाइना है, हाई ब्लड प्रेशर है, पैरों के नसों में थक्के का जमाव होना, लंग्स में, फेफड़ों में रक्त का जमाव होना, एओटिक डिसेक्शन, एओटा जो होती है उसमें डिसेक्शन हो जाती है, ये सारे चीजें जो हैं जाड़े में बढ़ जाते हैं। और 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कम होता है तो ओवरऑल जो मृत्यु दर है वो आधे % से बढ़ जाता है। तो जाड़ा तो खैर मुझे लगता है कि बहुत ही हॉस्टाइल होता है शरीर के लिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा जो युवाओं में जो हृदय रोग बढ़ा है, और जिस तरह से हार्ट अटैक आपने कई जगह देखा होगा वीडियो में, व्हाट्सएप पे कि चलते चलते जिम में प्रैक्टिस करते हुए। एक तो जिमिंग भी जो है, देखिए सुंदर और स्वस्थ दिखना ही आपका जो सुडौल शरीर है वो आपके स्वस्थ होने का परिचायक नहीं है। आपको आपकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ज्यादा सावधान रहना होगा।
खास करके जिम गोअर्स जो जी। है उनके लिए मेरी एक सलाह है कि वहाँ जो अधिकांश एक्सरसाइज है वो बिल्कुल। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं जो कि दिल पे नुकसान ही पहुंचाते जी, हैं राहुल भी और हमारे जिन साथ सब एक कॉलर जुड़ चुके हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं गाजियाबाद से। राहुल, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि हाल ही में हमारे परिवार में एक हमारी महिला थी जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें सडन हार्ट अटैक आया और फिर वो इस दुनिया में नहीं रही। तो मुझे ये जानना था कि डॉक्टर्स जो हमें बता रहे थे कि वो कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन थी, तो जरा आप इस पे थोड़ा हमें जानकारी दे सकते हैं कि उनकी उम्र 33 साल थी और डिलीवरी के बाद इमीडिएटली डेथ का रीजन वो हमें समझ नहीं आया। अगर आप हमें थोड़ा बेहतर समझा सके। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एंटिटी होती है जिसे कहते हैं हम लोग पेरीपार्टियम कार्डियोमायोपैथी, जो कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ से लेकर के प्रेगनेंसी के बाद 6 मंथ तक हो सकता है। यूजुअली ये 8वें से 9वें महीने में डेवलप होता है और आपके डिलीवरी के 6 महीने के बाद तक ये हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपके हार्ट की पंपिंग जो है सडनली कम हो जाती है। नॉर्मली हार्ट की पंपिंग जो है इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं 55% से ज़्यादा होती है नॉर्मल लोगों में, लेकिन जिस पेशेंट को पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है उसकी हार्ट की पंपिंग 20 से 30% तक घट कर आ जाती है। ये क्यों होता है, इसका कोई पुख्ता रीजन नहीं है, बट ये माना जाता है कि कुछ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसमें कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं और कुछ प्रेग्नेंट लेडीज इसके लिए ससेप्टेबल होते हैं, जिसमें सडनली हार्ट की पंपिंग कम होती है। तो मोस्ट लाइकली जो आप बता रहे हैं पेशेंट, उनकी हार्ट की पंपिंग जो कम हुई और जिनका सडन डेथ हुआ वो इसी कारण हुआ होगा कि उनको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुआ होगा। तो इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, तो आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर पेशेंट को लगता है कि अनड्यू सांस फूल रहा है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सांस तो फूलता है, लेकिन अगर लग रहा है कि हीमोग्लोबिन ठीक है, स्टिल बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को एक इको करा कर देखना चाहिए कि आपकी हार्ट की पंपिंग कम तो नहीं हो रही है और पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी जो डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन कई केस में डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि ईसीजी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर भी इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। बेसिकली ईसीजी हमेशा नॉर्मल नहीं आता है, हर टेस्ट का एक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। तो ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो आपको रूल आउट तो 80% टाइम कर देगा, बट 20% टाइम रूल आउट नहीं करेगा। तो मैं सलाह दूंगा ईसीजी के भरोसे आप नहीं रहें, बेस्ट है अगर आपको सिम्टम है तो एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बिना ईसीजी के ही बता देगा कि हार्ट की दिक्कत है या नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम को देखना, और ईसीजी के दिक्कत नॉर्मल आ रहा है और आपको सिम्टम है तो बेटर है फर्दर और जो एडवांस टेस्ट हैं इको और उससे भी एडवांस टेस्ट उसके लिए ऊपर जाए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर से दिखाना। जी, हमारे साथ संजीव भी कॉलर जुड़ चुके हैं। संजीव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ये बीपी कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे मैं बीपी की समस्या से बच सकता हूँ? बिल्कुल, डॉक्टर रवि कुमार हमारे साथ अभी जुड़े हैं। स्वागत है आपका, और सबसे पहले आप ही सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए, बीपी की समस्या को सुलझाने के लिए ना 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डेली जो है अपने डाइट में सॉल्ट इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, 30 मिनट्स मॉर्निंग वॉक करना, नॉन वेजिटेरियन डाइट अवॉइड करना, ये सारे जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा अगर आपको इस्टेब्लिश्ड हो गया कि आप हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं तो अपनी दवाइयों को रेगुलर लेना, हर 3 से 6 महीने के बाद अपने फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलना और अपने चेकअप कराते रहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यंग लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है मेडिकल नॉन कॉम्प्लायंस की। दवाइयाँ उन्हें प्रेस्क्राइब की जाती हैं, वो कुछ दिनों तक खाते हैं और फिर जैसे ही वो अच्छा फील करने लगते हैं दवाइयाँ छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है अब तो ठीक हो गया। सो इसके वजह से ये समस्या और गंभीर हो जाती है। तो जो भी दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब की गई हैं उन्हें रेगुलर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर रवि, ये बीपी की दवाइयाँ ऐसी होती कि एक बार आपको डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब कर दी तो आपको आजीवन लेनी ही है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन आज के टाइम में मोस्ट कॉमन बीमारी हो गई है। हमारी कंट्री कुछ दिनों में ही वर्ल्ड डायबिटीज़ कैपिटल बन जाएगा। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें तो बहुत हद तक इनिशियल स्टेजेस में ये बीमारी रिवर्स भी हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि मैं
मतलब लोगों के अपने इंटरव्यूज़ आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर दिया, हाइपरटेंशन उनका रिवर्स हो गया। सो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। जो लोग भी अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर पा रहे हैं उनकी ये बीमारी, पर वो रेट बहुत कम है। हाँ, वो रेट बहुत कम है। तो बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर बहुत काम करना होगा। ये चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। फौरन हम हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। हार्ट अटैक पर हम चर्चा करें, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। मैं पहले रुक करना चाहूँगी डॉक्टर मनोज का। सर, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि सर्दियों में इनएक्टिविटी बढ़ जाती है, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, इसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है। लेकिन कई केसेस में देखा गया है, युवाओं में ख़ास तौर से, कि वो जिम करके आ रहे हैं, फिर अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया, कम एज के 20s में, मिड 20s, अर्ली 20s। तो इन बातों पे आप क्या कहेंगे? इस तरह के केसेस के लिए क्या कहेंगे? मैंने पहले ही आपको एक लाइन बताया था कि बाहर से सुंदर और सुडौल दिखना ही आपके स्वस्थ होने का परिचायक नहीं है। तो होता क्या है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, बट आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है। और विंटर में मैंने कहा ना कि विंटर अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है। देखिए, मैंने आपको विंटर कार्डियोवैस्कुलर फेनोमेनन के बारे में बताया कि 12 तरह की बीमारियां बढ़ती है। उसका मुख्य कारण बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो ब्लड में थक्का बनाने का जो सब्सटेंस होता है उसको फिब्रिनोजेन बोलते हैं, उसका लेवल हाई हो जाता है। आपकी जो आर्टरियां हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टरियां सिकुड़ती है, उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, तो हार्ट को अगेंस्ट प्रेशर काम करना पड़ता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसके साथ साथ हार्मोन्स के लेवल भी, नॉरएपिनेफ्रिन, स्टेरॉइड्स लेवल जो है, कॉर्टिसोल लेवल, ये सारी चीजें विंटर में बढ़ जाते हैं। यानी सर ये नहीं कह सकते कि अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है, अगर आप बहुत ज्यादा जिम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका बीपी बहुत हाई है और फिर आपको इस तरह की मतलब स्टेज आती है कि हार्ट अटैक हो जाता है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है? नहीं है मोनिका जी, ओवर इंडल्जेंस विद एक्सरसाइज इज ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। ये बात मैं दर्शकों को बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें स्टडीज है। देखिए, इवन मैराथन रनर्स में भी वो स्ट्रिक्ट पाए गए हैं। जो ये चिकनापन जो नसों में जमता है, जिसको हम लोग एथ्रोमा बोलते हैं या प्लाक बोलते हैं, वो ज्यादा पाए गए हैं। तो आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, साथ में अगर आप कुछ जिम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसमें देखिए सिल्डेनाफिल, उसमें बहुत सारे तरह के स्टेरॉइड्स, वुमेन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, इतने तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके लिए, आपके हृदय के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। और मैंने बताया कि ज्यादातर एक्सरसाइज या आप वेट उठाते हैं या पुशअप करते हैं, ये सब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसका दिल पे बुरा असर होता है। बिल्कुल। इस बीच प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉलर है। प्रमोद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जब हम चलते हैं, वैसे तो हमने अपना ईसीजी वगैरह का सब ठीक मिला, और कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करा और बिल्कुल ठीक मिला। तो हमारी बीच में थोड़ा दर्द सा हो जाता है, और जैसे हम रुक जाते हैं चलते समय, उस समय ठीक हो जाता है, बिल्कुल फिर चल देते हैं। सांस हमारा फूलता नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी है नहीं। तो लगभग किस चीज के है जी? मैं बताना चाहूँगा, जब आप चल रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। सो एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि आपके हार्ट के अंदर मोस्ट लाइकली 50 to 70% के बीच ब्लॉकेज होने की संभावना है। जब भी आप चलते हैं तो डिमांड हार्ट की बढ़ जाती है और डिमांड को सप्लाई फुलफिल नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लॉकेज प्रेजेंट है मोस्ट लाइकली, इसलिए क्रोनिक स्टेबल एंजाइना हो रहा है। और जब भी कभी आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी या एक्सर्शन आप ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में चेस्ट पेन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्दर टेस्ट कराएँ, ECG कराएँ और इको करा कर देखें और TMT करा कर देखें कि आपको क्या बीमारी है, कितना % ब्लॉकेज है। सर मैंने TMT भी करा ली, इको भी करा ली, वो बिल्कुल ठीक है मेरी। तो अगर आपको TMT और इको ठीक है तो इस टेस्ट की भी स्पेसिफिसिटी मैंने जैसे पहले ही बताया 85% तक की होती है। और अगर स्टिल अगर आपको चलने पे चेस्ट पेन हो रहा है तो फर्दर सजेस्ट करूंगा आप एंजियोग्राफी करके रूल आउट करें कि आपको कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि आप क्लियर कट बता रहे हो जब भी आप चलते हो चेस्ट पेन होता है और जब रुक जाते हो तो आराम हो जाता है। ये कंडीशन क्रोनिक स्टेबल एंजाइना की तरह ही है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी डॉक्टर रवि, मैं ये जानना चाह रही थी कि आजकल ना टेस्ट हम लोग बहुत कराते हैं,
हर कोई, हर परिवार जो है ये सुनिश्चित करना चाहता है, हर कोई शख्स ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो समय समय पर अपना एक हेल्थ रूटीन चेकअप करवा ले, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज ना हो, वो इनसे बच पाएँ। लेकिन उसके बाद भी इतने टेस्ट रूटीन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद भी बहुत मरीज आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इन टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। देखिए, रूटीन टेस्टिंग मेरे ख्याल से नीडेड नहीं है जी। टेस्टिंग हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड हम अगर टेस्ट करा रहे हैं तो उसका तो कुछ मतलब है, उन टेस्ट से हम कुछ इन्फर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही रूटीन टेस्ट करा रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम सपोज़ आ जाती है, तो वो बहुत ही उससे हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी प्रॉब्लम जो दिख रही हो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही। ये टेस्ट क्या एक्यूरेट नहीं होते? एक्यूरेसी तो वो टेस्ट की एक्यूरेसी 2-3 बातों पर डिपेंड करती है। आपने किस लैब से टेस्ट कराया, वो लैब में टेस्टिंग जो है वो कितने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके की जा रही है। देखिए, आजकल बहुत सारी accreditation क्या है। कंपनीज लाइन में आ गई हैं। 1000 रुपीज़ में टेस्ट हो जाएंगे, 1500 में टेस्ट हो जाएंगे, 1800 में टेस्ट हो जाएंगे। हमारी खुद की लैब है, और तो लोग चाहते हैं कि भाई वो अपनी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं करना चाहते। तमाम तरह के लोग मेजर्स ले रहे हैं। ये सब कराने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। देखिए, लैब्स के क्वालिटी के ऊपर तो मैं कुछ क्वेश्चन नहीं बता सकता, बट हाँ ये है कि अगर लैब के एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो रिपोर्ट्स गलत आ जाएंगे और आप अनड्यूली और अनवांटेड तरीके से आप परेशान हो सकते हैं इन चीज़ों से। तो ऑथराइज्ड, जहाँ से भी जो ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहीं से टेस्ट कराएं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि टेस्ट तब कराएं जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है टेस्टिंग का, वो तब है जब आपको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स चल रहे हैं। सपोज आपको ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, हार्ट की बीमारी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। या अगर आपका लाइफस्टाइल एकदम से सेडेंट्री है, तब इन तरह की बीमारियां हो सकती है। वैसे केस में अगर आपका एज 30-35 ईयर्स से ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, फिर आप ऐसे टेस्ट कराओ। लेकिन टेस्ट कराने से पहले हमेशा एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा टेस्ट सूटेबल है जी, और फिर अकॉर्डिंगली आप वो टेस्ट कराएं। ठीक है। डॉक्टर सिद्धार्थ, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? मैं आपको लोग बताना चाहूँगा कि हमारे पास लेमन की लैंग्वेज में हर लोग कार्डियक अरेस्ट को और हार्ट अटैक को एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके जो हार्ट के अंदर की जो धमनियाँ है या आर्टरी है, उसमें कहीं कोई एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, तब हमें हार्ट अटैक आती है। उसमें हमें चेस्ट पेन होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक कंडीशन है जिसमें आपकी जब से हमारा बर्थ होता है, हार्ट हमारा पंप करता रहता है, और जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक हमारा हार्ट पंप करता रहता है। लेकिन जैसे ही अरेस्ट होता है, अरेस्ट मीन्स एक शब्द ही अपने आप में है कि हार्ट ने अपना बीटिंग बंद कर दिया। तो जैसे ही अरेस्ट होगा, हार्ट की बीटिंग बंद हो जाएगी और आप सिनकोप होकर आप चक्कर खा के गिर जाओगे और आपका हार्ट बिल्कुल स्टैंड स्टिल में आ जाएगा। तो हार्ट अटैक जो है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज के कारण हो रही है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का बीटिंग कम हो गई है। तो जैसे ही अरेस्ट होता है आपको तुरंत सीपीआर करना है। इसीलिए हम लोग के जितने भी मॉल हो या ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पे जितने भी गार्ड हैं सबको ये सिखाया जाता है कि आपको सीपीआर कैसे करना है, ताकि अगर किसी को भी अरेस्ट हो जाता है तो उसे तुरंत सीपीआर करके रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन हार्ट अटैक में चेस्ट पेन ज़्यादा होता है, और हार्ट अटैक के कारण भी कभी कभी अगर वीटी हो, जैसे कि हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब आपको हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। बट दोनों में डिफरेंस बेसिक यही है कि हार्ट अटैक में हार्ट के अंदर की कोई एक आर्टरी में ब्लॉकेज होती है, इसके कारण चेस्ट पेन होता है। किसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं? सर्वाइवल के चांसेस में डिपेंड करता है कि कितना वो है। यूजुअली हार्ट अटैक के मरीज को अगर कार्डियक अरेस्ट भी हो रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो उसमें तो सर्वाइवल बहुत ही कम है। लेकिन अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसे सीपीआर नहीं दिया गया है तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही नील है, ऑलमोस्ट पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर हार्ट अटैक आया है और अगर टाइमली आप अस्पताल जा रहे हैं, टाइमली आपको
सॉर्बिट्रेट और डिस्प्रिन टैबलेट दी जा रही है, खून पतला करने की दवाई दी गई है, तो उसमें सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है। तो कार्डियक अरेस्ट जो है ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू हार्ट अटैक। जी डॉक्टर मनोज, अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, मतलब दिल के दौरे जब पड़ता है वो वाला दर्द और जो गैस्ट्रिक पेन होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें और कैसे पता लगाएं कि अभी ये गैस का पेन है और या फिर खतरा है आपके लिए? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज 2 दिन से वो गैस का पेन समझ के आता है और तब तक में काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि एक्यूट हार्ट अटैक में कहते हैं कि जो फर्स्ट आवर है दैट इज़ द गोल्डन आवर, और 6 घंटे के बाद तो पूरा जो मसल्स है हार्ट का वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी इंटरवेंशन करते हैं वो सिर्फ डेकोरेटिव ही होता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको चेस्ट में पेन होता है, खास करके बीचों बीच जलन सी चीज़ होती है, तो उसको बहुत लाइटली ना लें। ठीक है, अगर उसके साथ कोई कोल्ड स्वेटिंग है, अगर पसीना आया है, कुछ अजीब सी घबराहट है, तो ये ज़्यादा चांस है कि कार्डियक का होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको पहले से कोई गैस की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और सडनली आपको इस तरह का होता है, तो बेसिक सा टेस्ट है कि आप एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी करवा लें, उसमें पता चल जाएगा। देखिए, ईसीजी बहुत बार ऐसा होता है कि एक्यूट हार्ट अटैक में 50% केसेज में नॉर्मल भी आता है, लेकिन ईसीजी करने से या सीरियल ईसीजी, आप 1-1 घंटे के बाद ईसीजी करते हैं तो कुछ चेंजेज आ जाते हैं। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो आजकल हम लोग रूटीनली करते हैं कि अगर आप एक ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं, ट्रोपोनिन आई, वो आप ब्लड टेस्ट करा लें, घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। आजकल कार्ड टेस्ट भी है, वो इमीडिएटली 10 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर वो पॉजिटिव है और साथ में चेस्ट पेन कंटिन्यूड है, ईसीजी में कुछ चेंजेस हैं, तो ये आपको डिफरेंशिएट करेगा कि ये हार्ट का पेन हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बार ये मिस होता है। तो मुझे लगता है कभी-कभी मुझे कि लगता है कि ओवर इन्वेस्टिगेट करना बेहतर होगा कि हम जस्ट गैस मान के उसको छोड़ दें और उसमें करें। अभी सडन कार्डियक डेथ की बात हो रही थी, तो देखिए सडन कार्डियक डेथ जो है, अगर सिम्पटम्स ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाता है, उसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। हार्ट अटैक एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है सडन कार्डियक डेथ का, लेकिन और कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एरिथमिया, जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फिब्रिलेशन। बहुत बार क्या होता है कि हार्ट की दीवारें मोटी होती हैं, वैसे लोग जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह से कई और वजह हैं जिसकी वजह से, जैसे कुछ कंजेनाइटल चैनलोपैथीज हैं, ब्रुगाडा सिंड्रोम है, ये सब कारण होते हैं सडन कार्डियक डेथ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण सडन कार्डियक डेथ का अभी भी मैं मानता हूँ कि ये हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, और मैक्सिमम डेथ जो हार्ट अटैक में होती है वो पहले घंटे में होती है, और वो भी एरिथमिक डेथ। जी डॉक्टर मनोज, मैं चाहूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा और ज़्यादा जागरूक कर पाएं कि ज़्यादा एक्सरसाइज किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा खतरनाक है, या फिर किस एज में ज़्यादा हमें जिम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। युवा हमारे देश में ख़ास तौर से, चाहे वो 30 साल के हों या 20s में हो लेट, सभी जिम की ओर ज़्यादा भागते हैं। नहीं, देखिए, अभी एक ट्रेंड सा चला हुआ है फिटनेस फ्रीक का, अच्छे दिखने का, सुंदर दिखने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमें गाइडलाइंस से स्टिक करना चाहिए। हमारे जो WHO गाइडलाइंस कहती है कि 150 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए पर वीक, मतलब करीब-करीब आधे घंटे का ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और आजकल एक स्टडी आई थी, उसमें स्पीड ऑफ जो वॉक था वो भी इम्पोर्टेंट था। अगर आप 6.4 से 8 किलोमीटर पर आवर से वॉक करते हैं तो आपकी डायबिटीज की इंसिडेंस 39% गिर जाती है। तो मुझे लगता है वॉकिंग बेस्ट, सबसे सिंपल और इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, बशर्ते कि आप जिम की तरफ भागें और वेट लिफ्टिंग करें। आपको कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करने हैं, लाइट वेट कर सकते हैं। योगा एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है फिजिकल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो मुझे लगता है जिम का एक मैनिया जो अभी युवाओं में है, और खास करके तुरंत मसल्स को बिल्ड करना, हेल्प लेते हैं वो बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट्स का, वो मुझे लगता है युवाओं को नहीं करना चाहिए। मेरा युवाओं से यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है तमाम उन लोगों से जो हमें हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। डॉक्टर रवि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर से ऑब्वियसली कोरिलेटेड है हार्ट अटैक, लेकिन क्या सभी वो लोग जो हाई बीपी से जूझ रहे हैं रिस्क पर है हार्ट अटैक के? नहीं, हाई बीपी अगर अनकंट्रोल्ड है देन इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट अटैक्स। अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है और वो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर ले रहा है और उसे वो अंडर कंट्रोल रख रहा है,
तो कोई कारण देखिए नहीं। सब लोग बीपी की दवाइयाँ नहीं लिखते, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, बीपी के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि करीब 30% लोग ही होते हैं जिनका हमें हाइपरटेंशन पता चलता है। जी उसमें भी करीब 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने मेडिसिन के साथ रेगुलर होते हैं। जी यही रीज़न है कि हाइपरटेंशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज हो या रीनल फेलियर हो, इन सारे बीमारियों के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। जी क्योंकि बीमारी पता होने के बाद भी ये जागरूकता नहीं है कि हमें इसकी मेडिसिन रेगुलर लेनी है। किस स्टेज पर कितना बीपी हो उसके बाद हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, और इसके बारे में पहले आप बताइए। जी देखिए, ब्लड प्रेशर्स के जो कट ऑफ्स हैं वो चेंज होते गए हैं। आज के जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है और आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से ऊपर रह रहा है तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत हो जाती है। जी टारगेट हमारा ब्लड प्रेशर का है, आफ्टर ट्रीटमेंट दवाइयाँ दे के हम चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहे। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो यूजुअली हम लोग 140/90 के ऊपर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमेशा ट्रीटमेंट का टारगेट है 120/80 से कम। इससे कम ब्लड प्रेशर होना चाहिए दवाइयाँ खाने के बाद। लेकिन होता क्या है, लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं और उनका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से 170 के बीच बिल्कुल। में एक hover कॉलर करता हम ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अरुण चौरसिया जुड़े हैं। अरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। और सर मेरा एक सवाल है कि मेरे सीने में जलन होता है सर, लेफ्ट साइड में। जी डॉक्टर सिद्धार्थ। आपकी उम्र कितना है? मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगा। 23 ईयर। 23 साल। 23 ईयर। आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री है या कोई और ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर है पहले से, या फैमिली हिस्ट्री? शुगर वगैरह कुछ नहीं है, जांच करवाए थे सर, ऐसा कुछ निकला नहीं था। तो सीने में जलन होती है तो इतने कम एज में मोस्ट लाइकली हार्ट डिजीज नहीं होती है, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपके फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और अगर आपको कोई स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है। बट मैं सलाह दूंगा कि आप एक ईसीजी कराकर रूल आउट कर लें कि आपको कुछ। ईसीजी करवाए थे उसमें कुछ नहीं निकला था। तो मोस्ट लाइकली जो आपका पेन है कार्डियक कॉज के कारण पेन नहीं है, मैं ये सजेस्ट करूंगा इतने कम एज में। स्टिल आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा पेन है, ठीक नहीं हो रहा है, जलन बना हुआ है, तो 1-2 टेस्ट और होते हैं जैसे इको और टीएमटी, वो करा ले। अगर वो भी नॉर्मल आता है तो मोस्ट लाइकली एक जो पेन हो रहा है या जलन हो रही है वो नॉन कार्डियक कॉज है, या इधर गैस्ट्राइटिस और मस्कुलर पेन हो सकता है। तो आपके फिजिशियन जो होंगे वो बेस्ट होंगे, इससे जज कर एग्जामिनेशन कर आपको बता देंगे। जी डॉक्टर रवि, अभी हम बात करें थे बीपी के बारे में कि मेडिसिन कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हमारा बीपी, जो कि आपने एक तय लेवल बताया है, उससे नीचे है या उसके आसपास है, कभी कभी फ्लक्चुएट होकर उतना हो जाता है, और अगर हम मेडिसिन ना लेना चाहें तो क्या कोई और तरीके हैं जिससे अपना ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल रख सकते हैं? कुछ और तब्दीलियां अगर लाइफस्टाइल में करना चाहें? लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट का जो बेस है वो लाइफस्टाइल चेंजेस है। सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल को कम करें, ब्लड प्रेशर अगर है आपको तो। खाने में सॉल्ट इंटेक को कम करें, रोज़ 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करें, और ख़ास करके नॉन वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं उनको थोड़ा अवॉइड करके वेजिटेरियन डाइट की तरफ स्विच करें। थोड़ा योगा, इस तरीके के कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इतना करके, और अगर आप ओवर वेट हैं तो अपने वेट को रिड्यूस करें। तो इतना करके हम लोग अपने लाइफस्टाइल में ये चेंज ला के बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये करने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर रह रहा है, देन आपको अपने फिजिशियन की सलाह मान के दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। जी अनूप खन्ना हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। अनूप, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। डॉक्टर, मैं बेसिकली बैलेंस करने के लिए 5 दवाइयाँ लूंगा। जी हेलो जी। लेकिन मेरा बीपी फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है। जी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। जी, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, उसके लिए आपने तमाम तरह की कोशिश की है, यही आपका सवाल है? मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और वॉक भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है। जी डॉक्टर मनोज एक हमारे साथ जुड़े हैं, एक शख्स जो जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज ये करते हैं, वॉक करते हैं,
तमाम तरह के मेजर ले लें, लेकिन ब्लड प्रेशर इनका डाउन नहीं होता है, कंट्रोल नहीं रहता है। एक तो कि 35 साल की उम्र के बाद होता है, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और उसमें कोई कारण नहीं होता है। कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं जिसमें कोई रीजन होता है, खास करके जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। कुछ हार्मोन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल पूरा अगर ठीक रख रहे हैं, सब तरह से एक्टिव है, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और इनकी उम्र कितनी है, मैं क्योंकि सवाल सुन नहीं पाया। जी, अपनी उम्र बता दीजिए एक बार। डॉक्टर साहब शायद फोन कट गया है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ये संभव नहीं है। आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, खास करके अगर आप स्टेज 2 स्टेज 3 हाइपरटेंशन में हैं, जो सीवियर हाइपरटेंशन के ग्रुप में हैं, तो हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ी। और आजकल तो कहा जाता है कि आप 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए अभी तमाम बहुत सर, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठाणे से दीनदयाल जुड़े हैं। स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। जी थैंक यू। अच्छा, मेरे को जब भी मैं जेनरिक में बीपी का दवाई लेता हूँ तो मेरा शूट हो जाता है, बीपी 165 चला जाता है, और जब मैं टेलमार ब्रांडेड नेम का दवाई लेता हूँ मेरा 120 आ जाता है। तो मैं सोचा था कि सस्ती दवाई है, जेनरिक है ना, बाकी वो उसका फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैं तो नहीं ले रहा हूँ पर पूछ रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर रवि, जिस दवाई से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, मैं तो आपको वही सजेस्ट करूंगा कि उसी दवाई को आप कंटिन्यू करें। जहाँ तक जेनरिक की क्वालिटी का सवाल है, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो दवाई आपको काम नहीं कर रही है और आप उसके बेस्ट जज हैं। तो ऐसी दशा में जिस दवा से ही आपको फ़ायदा हो रहा है, आप उसी को कंटिन्यू करें। जी, तो हम लगातार यहाँ पर चर्चा करें हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, और हम चर्चा कर रहे हैं हार्ट अटैक आखिर कैसे आता है, इसके सिम्टम्स किस तरह से हैं। क्या हम जैसे फैमिली हिस्ट्री में कहते हैं, अगर फैमिली में आपके किसी को हार्ट अटैक अगर आया हो आपके माता पिता में से, तो आप जो है हाई रिस्क पे होते हैं। तो हाई रिस्क का मतलब कितना रिस्क, मतलब आपको आना ही आना है, आपको आ सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है? डॉक्टर मनोज। देखिए, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके परिवार में जैसे मदर के साइड से या फादर के साइड से 55 साल से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो चांसेस है कि हार्ट अटैक का होना बहुत हद तक मतलब है कि फैमिली में जीन है या अनुवंशिक तौर पे आप ससेप्टेबल हैं। देखिए, हार्ट अटैक में एक चीज दर्शकों को बिल्कुल समझा दूं कि हार्ट अटैक एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। यहाँ पे चिकनाई जमती है नसों के लाइनिंग में, वो फटती है, रप्चर होता है प्लाक, और ब्लड के साथ मिक्स होकर क्लॉट बनाता है। देखिए, ये प्लाक थोड़े बहुत हर जगह पे होते हैं और हर लोग को होता है, बट जिनकी अनस्टेबल प्लाक होती है, अनस्टेबल प्लाक का जो कवर होता है वो बड़ा पतला होता है। उसकी अगर आप थिकनेस देखें उसकी कवरिंग की, तो 65 माइक्रोन से कम होती है, तो उनके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो तमाम स्टडीज हैं जिसमें हमने कोहॉर्ट स्टडीज देखा है और फॉलो अप किया है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में, ऑलमोस्ट आपका 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा चांस रहता है कि आपको हार्ट अटैक होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, और ये मुझे लगता है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो बहुत तरीके से मल्टीफैक्टोरियली है, क्योंकि जिन से आपका कोलेस्ट्रॉल डिसाइड होता है, जिन से आपकी स्टेबिलिटी ऑफ प्लाक डिसाइड होती है, जिन से आपका ओबेसिटी डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। और ऐसे में अगर आपने लाइफस्टाइल में अपने बदलाव नहीं किए तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं। शुक्रिया डॉक्टर मनोज, डॉक्टर रवि, डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका। हमारे दर्शकों को आपने तमाम जानकारियां इससे जुड़ी हुई थी और बताया कि आखिर कैसे हम बच सकते हैं हार्ट अटैक की समस्या से। कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपको करने होंगे अपने लाइफस्टाइल में, अगर आप कर लेते हैं तो हो सकता है आने वाले खतरे को आप टाल पाएं। इसी के साथ ही इस शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।